हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए काफ़ी टाइम हो गया, पॉलिनॉमियल्स चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि ज़्यादा कोई कमेंट्स भी नहीं आ रहे थे क्लास 9 के लिए, तो मुझे लगा शायद आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिव्यम ने मुझे कमेंट किया कि उनको ये पॉलिनॉमियल्स चैप्टर कंप्लीट करना है, तो पहले मैं ये करा रही हूँ, उसके बाद फिर जो उनका नेक्स्ट चैप्टर उन्होंने बोला है वो भी हम करेंगे। साथ के साथ मैं सोच रही हूँ कि अब हम लोग ऑनलाइन लाइव आकर भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग लाइव आकर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना एक प्रेफर्ड टाइमिंग बता दीजिए मुझे कि किस टाइम में आप लोग फ्री रहते हैं। अगर संडे रहेगा तो हर कोई फ्री रहता है, किसी भी टाइम में आप लोग बता सकते हो। अदरवाइज़ जो आपका जो वीकली डेज़ हैं उनमें से आप किस टाइम में ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है शाम को ही ले पाएंगे। फिर भी अपना एक प्रेफर्ड टाइमिंग बता दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं क्लास टाइमिंग अपना सेट कर लूँगी, जैसा भी जो मेजॉरिटी टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम शुरू कर लेते हैं। देखिए पॉलिनॉमियल जो चैप्टर है मैं पहले ही उसे स्टार्ट कर चुकी थी, काफ़ी कुछ बता चुकी थी, रिमाइंडर थ्योरम तक सब कुछ बता चुकी थी, और आपको मैं ये भी पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरीके से एक पॉलिनॉमियल से दूसरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं, है ना। डिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से मैंने आपको बता दिया, जो क्लास 10 में और ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगा। तो जो चीज़ जिस क्लास में आ गई है उसे वहीं पर सीख कर चलते हुए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जाकर प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स के पॉलिनॉमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन से पहले हम बात कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम की, कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। तो फैक्टर थ्योरम है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम भी है उसमें एक, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि मान लिया कोई एक पॉलिनॉमियल है px, ठीक है, पॉलिनॉमियल है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, ठीक है। जो डिग्री होगी यानी कि जो पावर होगी, उसकी ग्रेटेस्ट पावर होगी, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। मतलब या तो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा या उससे ज़्यादा कितनी भी डिग्री का पॉलिनॉमियल हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि एक अगर कोई वैल्यू है, अगर x की जगह में कोई एक वैल्यू रख देते हैं a, ठीक है, अगर x की जगह में a वैल्यू रख देंगे, इसका मतलब, और अगर x की वैल्यू a रखने पर जो px है वो 0 आ जाए, इसका मतलब x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। समझ में आया? कुछ आधा पद्धा आ रहा होगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया है ना। जब तक एग्जाम्पल नहीं लेते चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं होती है। ये कहना चाह रहे हैं कि मान लिया कोई एक पॉलिनॉमियल है, जिसको पॉलिनॉमियल को हम px से डिनोट करते हैं, जिसमें x उसका वेरिएबल माना जाएगा और जिसकी वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होगी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा आपके पास रियल नंबर हो a, जिसकी वैल्यू a हो, x की वैल्यू मतलब x की जगह में अगर a रखा जाए और फिर x के पे a रखने पर px की वैल्यू 0 आ जाए। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ रिमाइंडर निकाल रहे थे। वही सेम ऐसे ही चीज़ थी ना, एक वैल्यू को रखकर पॉलिनॉमियल में आंसर जो आ रहा था वो रिमाइंडर आ रहा था। तो वही यहाँ पर ये थोड़ा और मॉडिफाइड इसमें इतना हो गया कि रिमाइंडर जो आ रहा है वो अगर 0 आ जाए, मतलब px की वैल्यू अगर सॉल्व करने पर 0 आ जाए इस वैल्यू को रखने पर, तो इसका जो इस तरह से बनेगा ना पॉलिनॉमियल, इस तरह का जो बनेगा x माइनस ए को उधर माइनस लेकर आएंगे, तो जो x माइनस ए होगा वो उस पॉलिनॉमियल का फैक्टर माना जाएगा, ठीक है। अगर 0 आ जाता है तो ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर होता है वो किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है ना, रिमाइंडर 0 लाता है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो दैट इज द फैक्टर। और अगर आपसे ये बोला गया है कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, देन यू नो कि x की वैल्यू a रखने पर रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ये दो केसेस हैं, अगर 0 आ रहा है तो वो फैक्टर है, और अगर वो फैक्टर है तो वो 0 आएगा। ये दो केसेस होते हैं फैक्टर थ्योरम में। तो यहाँ पर तो बात हो गई फैक्टर थ्योरम की। अब हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किसी भी चीज़ को फैक्टर कैसे करना है। ठीक है, चलिए मैं कोई भी एक पॉलिनॉमियल लिख रही हूँ अपने मन से, और हम चेक करते हैं वेदर इट इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल और नॉट। ठीक है, मान लिया एक पॉलिनॉमियल लिख लिया हमने, x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनॉमियल है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया px। अब मैं आपको एक x की वैल्यू दे रही हूँ, x इज इक्वल टू जो a यहाँ पे लिखा है ना, a की जगह पे हम लिख लेते हैं 1, ठीक है। ये रैंडम मैंने पॉलिनॉमियल लिया है, रैंडम मैंने वैल्यू ली है, मैंने कहीं से कुछ देख कर नहीं लिखा है, अपने मन से लिख दिया है। बस हम ये चेक करने वाले हैं कि ये होगा या नहीं, ठीक है। तो फैक्टर चेक कर रहे हैं, अभी हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करके हम ये चेक कर रहे हैं वेदर इट इज़ द फैक्टर ऑफ इट और नॉट। मतलब फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, हमें ये चेक करना है। चेक
x माइनस वन एज फैक्टर। तो x माइनस वन को उसका फैक्टर की तरह चेक करना है, तो उसी वन को माइनस वन को जब हम उस साइड लेकर जाएंगे तो वो प्लस वन हो गया, x इज इक्वल टू वन हो गया। अब ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इस वाली px में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे x का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 हो जाएगा, और ये प्लस 1 यानी कि आ गया 5। आपने देखा कि जब p की वैल्यू हमने मतलब x की वैल्यू जब हमने 1 रखी, पॉलिनोमियल में x को 1 रखा तो 5 आ गया, मतलब रिमाइंडर आ रहा है 5। अगर किसी भी डिवीजन में रिमाइंडर बच जाता है, दैट मीन्स दैट नंबर और दैट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दैट x माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम कह देंगे x माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px का फैक्टर ये नहीं है। बस ये चेक करके बताने के लिए, इसको यूज़ करके दिखाने के लिए मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया और आपको बताया। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया फैक्टर थ्योरम क्या होती है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हम सीख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। जब भी कोई आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया है जो क्वाड्रेटिक है और जो 1 वेरिएबल वाला है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। हमेशा हर तरह के क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा और जो 1 वेरिएबल में होगा उसकी यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे में जब 3 टर्म्स होती हैं तो 3 टर्म्स में फैक्टराइजेशन कैसे कर, जैसे कभी कभी आपने देखा था क्लास 8 में भी आपने क्या होगा, 4 टर्म्स होती थी या 2 टर्म्स होती थी, उसमें कुछ कॉमन आ जाता था और कॉमन निकाल लेते थे तो 2 फैक्टर्स हमें मिल जाते थे, जितने भी आएंगे उतने निकल जाते थे। यहाँ पर है 3 टर्म्स और तीनों ही अलग है, आपको दिख रहा है कि इनमें कॉमन भी कुछ नहीं निकलने वाला है, तो फिर कैसे करेंगे। तो अब क्योंकि हम बड़ी क्लास में आ गए, क्लास 9 में आ गए, तो हम ऐसा तरीका सीख रहे हैं जो लाइफ टाइम काम आएगा। हाँ जी, ये सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं, क्लास 10 के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन फेस करिए उसके लिए भी ये है। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अभी आपके पास मौका है बहुत अच्छा कि छोटी ही एज में आप इतनी अच्छी चीज़ को सीख लें कि हमेशा काम आए, हमेशा क्या आपके अभी एग्जाम में भी काम आने वाली है ही आपकी क्लास का टॉपिक। तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम देखते हैं कि भाई हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें देखिए 6 क्या है, a, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है और जो कांस्टेंट होता है वो c। आप ऐसे याद रख सकते हो c फॉर कांस्टेंट, इसलिए मतलब जो लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट वाली टर्म होती है वो c होती है। देखिए अगर आपका पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में ना लिखा हो तो पहले उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तभी उनको a b c मानना है, ठीक है। अगर ये इस तरह से लिखा होता है, ये लिखा होता है 17x प्लस 5 प्लस 6x स्क्वायर, तो आप इसे a, इसको b और इसको c नहीं मानते। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब स्क्वायर वाली जो टर्म है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी जो पावर्स हैं वो होनी चाहिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म, फिर उसके बाद वाले और फिर सबसे लास्ट में, इस तरह से ही लिखा होना चाहिए। तो a वही होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, यानी कि वेरिएबल के स्क्वायर के साथ होगा, x क्या कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, और जो b होगा वो सिंगल पावर वाली जो लीनियर पावर जो होगी, 1 पावर होगी जिस वेरिएबल की, उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो होगा, और कांस्टेंट वो होगा जो यहाँ पे लास्ट में या कहीं पर भी लिखा होगा जो कांस्टेंट है, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है वही कांस्टेंट होता है। इसी फॉर्म में आपको पहले तो उसे लाना है, अगर नहीं दिया हो तो, ये पहले से ही है तो हमने लिखा हुआ है। अब हम अपना शुरू कर देते हैं, बहुत ध्यान से देख लेना इस चीज़ को। क्या करते हैं हम लोग, जो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, जो सबसे फर्स्ट वाली टर्म है यानी कि कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ में वो, और जो कांस्टेंट टर्म है वो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ a जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो उसका कोएफिशिएंट है, सिर्फ उसको और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, बस और कुछ भी नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स तो हम सबको आते ही है ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 6 5 आर 30, बस इतना कर लिया। अब और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना है, अब तो बस हो ही गया। समझिए क्या करना है, अब आपको बस ये देखना है कि ऐसे कोई 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 30 ही आए, लेकिन ऐसे 2 नंबर्स हों जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके ये b की वैल्यू आ जाए। जी हाँ, ऐसे कोई नंबर सोचने, आपको पता है b इज इक्वल टू 17 है,
अब आपको कोई दो नंबर्स 30, देखिए 30 जो नंबर है ऐसा तो यानी सिर्फ और सिर्फ 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके ही 30 आता है। 30 के तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई भी ऐसे दो नंबर सोचना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 30 ही आए, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करने पर 17 आ जाए, ऐसे कोई दो नंबर सोचिए। तो सबसे पहले हम एडिशन में ही सोच लेते हैं, और उसको सोचने के लिए हमें क्या चाहिए, 30 के फैक्टर्स पता होने चाहिए, है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि और कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 30 आता है। तो देखिए 30 तो अभी एक छोटा नंबर है, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को बता रही हूँ जिनको अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मतलब वो और ज़्यादा अभी नहीं सोच पा रहे कि 30 के हम कैसे फैक्टर्स सोचें, उनको मैं बता रही हूँ और आसान तरीका जो जल्दी आप कर लोगे। क्या होता है कि 30 यानी कि जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करके आए ना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, 30 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके 30 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 17 आए। उसके लिए मुझे उसके फैक्टर्स पता होंगे, तो मैं उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखूंगी। फैक्टर्स ही मैं क्यों ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो 30 ही आना चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करके 30 तो 30 के फैक्टर्स ही ला पाएंगे, और तो कोई नंबर नहीं ला सकते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं, सबसे पहले 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। 2 15 30 होता है। देखिए मेरे को तो यहीं पे कुछ मिल गया, 3 5 15 और 5 1 5। 30 को डिवाइड किया तभी मुझे दिख गया कि जब मैं 2 से 30 को डिवाइड कर रही हूँ तो 15 आ रहा है, मतलब 15 और 2 को मल्टीप्लाई करके भी 30 आता है ना। ज़्यादा मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ये तो शुरू में ही मिल गया। तो 2 × 15 इज ऑल्सो इक्वल टू 30। और मेरे को क्या चाहिए, ऐड करके क्या चाहिए मुझे, 17 चाहिए। 17 क्यों चाहिए भाई, क्योंकि b की वैल्यू 70 है। जितनी वैल्यू b की हो मुझे उन नंबर्स को ऐड करके उतना ही लाना है, ठीक। ऐड मल्टीप्लाई करके तो ये 6 और 5 को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आएगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये वाली टर्म लानी है। इसको ही क्यों लाना चाहते हैं हम, क्योंकि हमें ये ही टर्म है जो स्प्लिट करनी है, स्प्लिट ही हमें बीच वाली टर्म करनी है। तो बीच वाली टर्म को ऐसे नहीं कि कुछ भी आप लिख के रख दोगे कि आप सोचो नहीं 17 की जगह तो 12 + 5 भी लिख सकते हैं, या 11 + 6 भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ही कर दो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर आपका कॉमन नहीं आएगा ना, फैक्टर्स नहीं बनेंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए इस मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि वो जो नंबर्स दो हम जिनमें स्प्लिट करें उन्हें मल्टीप्लाई करके 30 यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आए, और प्लस करके ये बीच वाला नंबर आए, या माइनस करके आए, जो भी करें। इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर तो नेचुरल नंबर्स हैं ये, तो हमें यही पता चल गया कि 2 × 15 भी 30 होता है, जो 30 हमें चाहिए था। और अगर 2 को 15 में ऐड कर देते हैं तो 17 भी आ जाता है। मतलब मुझे दो ऐसे नंबर्स मिल गए जिनके लिए मैं 17 को स्प्लिट कर सकती हूँ, अब जो मुझे मिल जाएंगे आफ्टर स्प्लिटिंग। आई थिंक आपको ये सब यहाँ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको फिर से बता दूँगी। और इसी चीज़ के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि लाइव क्लासेस ले लें, ताकि आप मेरे को तुरंत का तुरंत बताते रहें कि मैम ये स्टेप दोबारा बता दीजिए, है ना। जब टीचर लाइव रहता है स्टूडेंट्स के साथ तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। मुझे भी बार बार क्लास दोबारा अपलोड नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, और आपको भी रहेगा कि जिस टाइम पे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं उसी टाइम पर आप कमेंट करके और वहीं का वहीं अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए भी सोचा है लाइव आने का। देखते हैं भैया, आप लोग अपना टाइमिंग बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कब लाइव आना सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो फिलहाल देख लेते हैं। अब देखिए जो मेरी ये टर्म है 17x, इसको हटा देते हैं। अब 17x के लिए हम लिख लेंगे, देखिए 6x²। जो आपकी फर्स्ट टर्म थी ना वो वैसी की वैसी ही लिखी जाएगी, और जो सबसे लास्ट वाली टर्म है उसको भी आपको वैसे ही लिखना है। हमने ये जो इतना बड़ा काम किया है वो सिर्फ 17x को बदलने के लिए किया है और किसी के लिए नहीं। तो जो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, देखिए सबसे पहले अपना यही काम कर लो कि फर्स्ट वाले लास्ट टर्म को लिख लो ताकि बाद में भूल ना जाओ, ठीक है। ये दोनों लिख लेने हैं। इसके बाद जो बीच में 17x लिखा है ना, इसकी जगह पर हम लिखने वाले हैं ये, मतलब 17 की जगह में हम ये लिखने वाले हैं। तो हम 17 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 15, और x जो है वो तो रहेगा ही, ये x जो है वो यहीं रहेगा, और 2 + 15 मैंने लिख दिया। ये मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है। स्टूडेंट जो है डायरेक्ट इसमें x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर मैं ये सोचकर चलती हूँ कि अगर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा तो वो कैसे समझेंगे, इसीलिए मैं आपको हर स्टेप कर करके बता रही हूँ। अब इस x को आप अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 6x² + 2x + 15x और +5।
ठीक है, आपने 17x की जो टर्म थी, ये बीच वाली टर्म थी, इसको स्प्लिट करके 2x प्लस 15x लिख लिया। यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि दोनों ही नंबर्स जो है वो पॉजिटिव आए हैं। अब सबसे लास्ट में और सबसे अच्छा वाला काम जो बहुत अच्छा लगता है करने में वो बचा है, वो ये है कि हमें क्या करना है, इनकी अब पेयरिंग करनी है। देखिए 4 हो गई ना टर्म्स, तो 4 में से 2-2 की पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 4 में से 2-2 की पेयरिंग करेंगे। अब इन दोनों में से हम देखेंगे कॉमन क्या है। 6x² और 2x में क्या कॉमन है। देखिए कॉमन निकालना तभी आ सकता है जब आपने अपनी छोटी क्लास में यानी कि क्लास 8 और 7 में चीज़ों को इनके फैक्टर्स करना भी सीखा होगा। जब आपने मोनोमियल्स का, जैसे 6x² एक अकेला मोनोमियल है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं 6 का फैक्टर क्या है, सबसे पहले नंबर का फैक्टर देखेंगे फिर वेरिएबल का देखेंगे। तो 6 का फैक्टर क्या है, 2 × 3 होता है 6 और x × x होता है x²। तो ये फैक्टर्स तो हो गए 6x² के, है ना। और 2x के फैक्टर्स क्या हैं, 2 और x ही हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, जिनको नहीं आता है उनको सिर्फ बताने के लिए मैं पूरा खोल के दिखा रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं एग्ज़ाम की जो नोटबुक्स होती हैं, मतलब जो आंसर शीट्स होती हैं एग्जाम्स की ना, स्टूडेंट्स की चेक करती हूँ, तब मैंने बहुत बार ये देखा है कि स्टूडेंट्स यहाँ तक भी पहुँच गए थे, है ना। सोचो, मतलब वो अभी उनको पुराना कॉन्सेप्ट तो नहीं पता, लेकिन ये सब चीज़ जैसे भी सीख साख के वो स्प्लिट भी कर ली उन्होंने मिडिल टर्म। लेकिन अब कॉमन लेने में वहाँ पर आ गई, उनसे गलती हो गई। क्यों कॉमन लेने में गलती हो गई, क्योंकि जो छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट था, मोनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कैसे फैक्टर्स ढूंढते हैं, वहाँ पर उनको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था। इसीलिए तो बेटा मेरे को फिर तब बहुत दुख लगता है कि बच्चे ने बड़ी क्लास की आकर चीज़ सीख ली, लेकिन वो पिछली क्लास की नहीं पता थी, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कट रहे हैं। ऐसे में बुरा तो लगता है। अब ये मत सोचिए कि मैम बुरा लगता है तो मार्क्स दे दिया करो, ऐसा नहीं कर सकते ना बेटा। ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ पहले की पता हो। तो उसके लिए ही मैं उन बच्चों के लिए लिख रही हूँ जिनको यहाँ तक आने के बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो 6x² की जगह हम लिख सकते हैं, देखिए 6 की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 3 और x² की जगह x × x प्लस ये वाला प्लस फिर 2x की जगह पे 2 × x, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे 15x को भी लिख देते हैं। बताओ 15 कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 15 आता है, 3 5 15 होता है, और ये x हो गया और ये +5 हो गया। अब तो आपको आराम से दिख रहा होगा कि हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई। देखिए एक ये पूरी की पूरी टर्म है और एक ये पूरी की पूरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 कॉमन आ सकता है ना, एक 2 कॉमन आ सकता है। और क्या कॉमन आ सकता है, एक यहाँ पर एक x है तो यहाँ पर भी एक x मिल गया हमें, तो यहाँ का एक 2 और यहाँ का एक x पूरा का पूरा बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से हमने अब देखिए ये 2 ले चुका है, अब क्या बचा है, ये 3 बचा है और ये x बचा, यानी कि 3x बचा। फिर ये वाला प्लस लगाया और यहाँ पर हम पूरा का पूरा ले चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, अब तो बचेगा 1। देखिए जहाँ पर कुछ भी नहीं बच गया वहाँ 0 नहीं छोड़ना है, वहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बाद ये वाला प्लस का साइन लगाया हमने। अब देखा कि इस वाले पूरे टर्म में और इसमें क्या कॉमन है, बताइए भाई क्या कॉमन है इन दोनों में। 5 के अलावा तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, जब यहाँ से 5 चला गया ये क्या बचा, 3 और x, 3x बचा, प्लस यहाँ से पूरा का पूरा 5 जा चुका है तो यहाँ पे बचा 1। जब आप इस तरह से अपने ब्रैकेट फॉर्म कर रहे होंगे तब भी आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जितना ब्रैकेट यहाँ बना है उतना ही सेम यहाँ बनना चाहिए। अगर आपके दोनों ब्रैकेट्स डिफरेंट बन रहे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर ही नहीं, अगर साइन में भी अंतर आ रहा है, जैसे यहाँ पर 3x + 1 है और अगर आपका गलती से यहाँ -1 भी बन रहा होगा, तब भी आप मान लेना कि कहीं ना कहीं किसी स्टेप में गलती हो गई है। ठीक है, जब तक ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बनेगा मतलब कहीं ना कहीं स्टेप्स में गड़बड़ हुई है, एक बार आपको तुरंत वहीं का वहीं चेक करना है। तो देख लीजिए भाई यहाँ पर हमारा देखिए अब ये क्या है, ये 2 टर्म्स आ गई, एक टर्म तो ये आ गई और एक टर्म ये आ गई। इन दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, पूरा का पूरा ब्रैकेट 3x + 1 जो है वो कॉमन है। क्या बच गया, अब यहाँ जब इस पूरे टर्म में से हमने ये ब्रैकेट हटा दिया, अब बचा है सिर्फ 2x प्लस यहाँ पर बचा है 5। तो देखिए भाई ये आ गए आपके 2 फैक्टर्स, एक फैक्टर हो गया 3x + 1 और एक फैक्टर हो गया 2x + 5। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि अगर कोई भी है तो आपको कैसे पता चलेगा किसी भी पॉलिनोमियल के कि कितने फैक्टर्स होते हैं। अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, आप कैसे बताएंगे कि इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेंगे। जैसे यहाँ पर 2 फैक्टर्स निकले, फैक्टर्स कैसे, क्यों फैक्टर्स हैं भाई, देखिए जैसे अभी हमने 30 के फैक्टर्स देखे थे। फैक्टर्स का क्या मतलब था, एक्चुअली में क्या होता है कि वो दोनों मल्टीप्लाई करके वही नंबर ला रहे हैं।
यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होगा तो यही वाला पॉलिनोमियल आएगा। ऐसे आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। अब लास्ट में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो आप 1 सेकंड से भी कम में ये बता सकते हो कि उसके कितने फैक्टर्स होंगे। क्या क्या फैक्टर्स होंगे इसके लिए तो सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन कितने फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, वो आप बस एक चुटकी बजाते ही बता सकते हो। सिर्फ एक नज़र डालनी है पॉलिनोमियल पर और बस आपको पता चल जाएगा। अच्छा लगेगा ना जब ये पता रहेगा कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ताकि जब आप उसे सॉल्व कर रहे हो तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे, या जितने भी आने चाहिए थे उतने आए या नहीं आए ये भी हम काउंट कर सकते हैं। तो उसकी ये ट्रिक होती है कि पॉलिनोमियल की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, यानी कि जो उसकी डिग्री होगी, ठीक है, जितनी डिग्री होगी, डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, बहुत आसान। किसी भी पॉलिनोमियल की इसकी जितनी डिग्री है ना उतने ही उसके पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं। जी हाँ, अगर वो क्वाड्रेटिक है, जैसे ax² + bx + c था, तो उसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे आप मुझे बता दीजिए। इसकी डिग्री कितनी है, ग्रेटेस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर। ये भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और बार बार बता देती हूँ अगर कोई पहली बार देख रहा होगा तो। डिग्री का मतलब होता है ग्रेटेस्ट पावर, यानी कि पॉलिनोमियल की जो ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर है, उसको ही कहते हैं उसकी डिग्री। इसमें इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, यानी कि इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। अगर कोई ऐसा है ax³ + bx² + cx + d, इसमें देख लीजिए इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3, यानी कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 3, इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 3 फैक्टर्स आएंगे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 2 फैक्टर्स आएंगे, और अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा। ठीक है, अगर ax + b इस तरह से कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री a की 1 है ना, क्योंकि उसमें एक वेरिएबल पे जिस पे कोई पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, तो उसका फैक्टर भी बस एक ही होगा, वो एक ही फैक्टर होगा वो खुद। ठीक है, यहाँ पर आपको, हाँ, दूसरा फैक्टर आप ऐसे कह सकते हो कि कॉमन निकाल कर कोई एक जो रियल नंबर होता है वो कॉमन निकल कर आ सकता है, पर एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स उसका वही एक ही फैक्टर होगा खुद। तो ये आपको पता चल गया। ये बहुत अच्छी इजी ट्रिक है जो तुरंत आप आंखों में तुरंत क्वेश्चन को देखा, 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको बस ये देखना है कि उसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, उसकी डिग्री क्या है। जितनी भी उसकी डिग्री है उतनी ही उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अब हम करेंगे आइडेंटिटीज़। उसके लिए भी आप लोग दिल थाम कर बैठिए, भी आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ये जो आइडेंटिटीज़ वाली एक्सरसाइज जो अब आएगी ना आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन मुझसे सॉल्व कराकर देखना है, मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूँगी। पूरा का पूरा एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन तो हर एक्सरसाइज का कराना पॉसिबल नहीं है इस तरह से मेरे लिए, है ना। लेकिन आपको अगर जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, चाहे ऐसा हो सकता है 10 बच्चों ने कमेंट किया और 10 बच्चों ने अलग अलग क्वेश्चंस कमेंट किए जिसमें पूरी एक्सरसाइज ही कवर हो गई, तब भी मैं वो बता दूंगी। बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मुझे कमेंट करके पूछिए तो सही कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, कोई भी हो, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मैथ से रिलेटेड और किसी भी क्लास से रिलेटेड, कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स हो वो मैथ से रिलेटेड मुझसे कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। तो तब तक के लिए इसको सीखिए, फैक्टर्स करिए, और फिर हम बाद में करेंगे आइडेंटिटीज़। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।